तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं लेजिस्लेशन जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। तो डिस्कस करते हैं आज लेजिस्लेशन को। तो लेजिस्लेशन के बारे में फर्स्ट चैप्टर में और हिंदू लॉ में काफ़ी सारा डिस्कशन हो चुका है, बट एक इसी पे फोकस्ड और डेडिकेटेड जो डिस्कशन है आज अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे लेजिस्लेशन की मीनिंग, कि व्हाट एग्जैक्टली लेजिस्लेशन मीन। उसके बाद में डेफिनेशंस, जूरिस्ट के द्वारा दी गई डेफिनेशन। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद में क्लासिफिकेशन, देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। मतलब आज सारे डायमेंशंस को कवर करने वाले हैं लेजिस्लेशन के एक एक करके। इसमें मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। मतलब लेजिस्लेशन को, कोई भी एक लॉ है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए कोर्ट्स कौन से प्रिंसिपल का यूज़ करती हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, तो उनको एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, एक कॉमन टर्म यूज़ की जाती है। तो लेजिस्लेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज सच एज पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। इट इज द मोस्ट ऑथोरिटेटिव एंड मॉडर्न सोर्स ऑफ लॉ। जैसा कि पता है आपको कि लेजिस्लेशन का सिंपली जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसको पावर दी गई है कानून बनाने की, और वो जो कानून बनाती है उसी को लेजिस्लेशन कहते हैं। जैसे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे स्टेट असेंबली को और यहाँ पे पार्लियामेंट पावर्स दे रखी हैं कि वो अपनी अपनी फील्ड में लॉज बना सकते हैं। तो उन्हीं को लेजिस्लेशन कहते हैं। और ये मॉडर्न टाइम पीरियड में लॉ का एक सबसे प्राइमरी और प्राथमिक और इम्पोर्टेंट सोर्स है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में बात करते हैं डेफिनेशंस। जॉन ऑस्टिन साहब ने कहा है, लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन, हेंस लेजिस्लेशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ द सोवरेन विल। तो ये जैसे लास्ट लेक्चर में इसी की मैं अपन बात की थी, इन पे जूरिस्प्रूडेंस को जब एक्सप्लेन किया था, तो उसके अंदर भी लॉ से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन था। तो जॉन ऑस्टिन साहब ने कहा है कि जो लॉज है, जो लॉ है वो एक सोवरेन कमांड की तरह है। सोवरेन का मतलब यहाँ आता है स्टेट, और स्टेट का मतलब इंडिया। यहाँ कंप्लीट स्टेट की बात हो रही है इंटरनेशनल फ्रंट पे। तो इसकी जो कमांड्स है, इसने कुछ कहा है, वो लॉ है। और ये एक एक्सप्रेशन है, मतलब स्टेट क्या चाहता है उसका एक एक्सप्रेशन है। तो इन्होंने जो लेजिस्लेशन को डिफाइन किया है वो इस तरीके से किया है कि संप्रभु का आदेश है, इसलिए विधान संप्रभु की इच्छा की अभिव्यक्ति है। मतलब वो इसकी इच्छाओं को दर्शाता है। लॉ बताता है कि स्टेट की क्या इच्छा है। अब दूसरी बात करें, सालमंड ने कहा है, लेजिस्लेशन इज द सोर्स ऑफ लॉ विच कंसिस्ट इन द डिक्लेरेशन ऑफ लीगल रूल्स बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसका भी वही मतलब है
कि लेजिस्लेशन है वो सोर्स ऑफ लॉ है, स्रोत है, यहीं से कानून आता है। और ये जो डिक्लेरेशन है मतलब घोषणा है, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा रूल्स की घोषणा है। इसके बाद में बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स के बात करें तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा बनाया जाता है, जैसे पार्लियामेंट हुआ। उसके बाद में कोडिफाइड होता है, रिटन कोडिफाइड होता है, जैसे बीएनएस है, बीएनएसएस है। मतलब एक फॉर्मेट में लिखा गया है, ऐसे नहीं है कि कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई भी चीज़ को कहीं भी लिख दिया गया है, प्रॉपर प्रोसेस लिखी गई है, एक्सप्लेनेशन है। और ये इट इज़ प्रोस्पेक्टिव इन नेचर, जनरली ये भविष्य के लिए लागू होता है। पास्ट की कुछ जो इंसिडेंट है उन पे कुछ लॉज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी रखते हैं, बट बेसिकली जनरल सेंस में ये भविष्य के लिए ही लागू होते हैं। और यूनिफॉर्म एप्लीकेशन पूरी टेरिटरी के ऊपर सेम रूप से अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट तरीके से लागू होता है। बात करें इसके क्लासिफिकेशन की तो सबसे पहले सुप्रीम लेजिस्लेशन, मतलब सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ लॉ है उसको बोलते हैं सुप्रीम लेजिस्लेशन। ये लॉ मेड बाय सोवरेन अथॉरिटी, वही बात है। जैसे एग्जांपल, पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लॉ बनाए जाएंगे उनको सुप्रीम लेजिस्लेशन कहेंगे। इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अनदर अथॉरिटी, जो पार्लियामेंट के जो लॉज हैं वो किसी भी और भी दूसरी कोई भी अथॉरिटी होने वाली है उसके द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा सकते। जैसे एग्जांपल, लॉज मेड बाय पार्लियामेंट इन इंडिया। दूसरे हैं सबऑर्डिनेट और या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसके अंदर जो लेजिस्लेशन में आते हैं वो ये आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट ने कोई लॉ का फॉर्मेट बना दिया या फिर किसी अथॉरिटी को पावर दे दी कि इस पे रूल्स और रेगुलेशंस आप बनाइए, मतलब अपने काम को डेलीगेट कर दिया। एक लॉ का फॉर्मेट तो दे दिया, उसके साथ में बोल दिया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी जो डेलीगेट किया है वो बना लेगी। जैसे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, जुडिशियल लेजिस्लेशन, म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन, ऑटोनोमस लेजिस्लेशन। अब इनको जैसे एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट ने अथॉरिटी दे दी कि आप ऐसा लो पास कर सकते हैं, हम उसको मान लेंगे, मतलब ये सैंक्शनड बाय पार्लियामेंट माना जाएगा। तो ये जुडिशरी भी कर सकती है, म्यूनिसिपल भी करते हैं। जैसे अपने पंचायत लेवल पे होता है, पंचायत अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। जैसे एग्जीक्यूटिव होती है, कार्यपालिका होती है, वो भी रूल्स एंड रेगुलेशन से निकालती है, तो वो सारे बैक्ड बाय पार्लियामेंट होते हैं। जैसे जुडिशरी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है तो इफेक्ट में तो होते हैं बट उनको लॉ नहीं कह सकते। फिर पार्लियामेंट को अगर लगता है कि इसको लॉ बना प्रॉपर फ्रेमवर्क में होना चाहिए तो वो लॉ पास करके उसको बिल पास करके उसको लॉ बना देती है। उसके बाद में बात करें कोडिफाइड और अनकोडिफाइड लेजिस्लेशन की। कोडिफाइड लॉज आर सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, और ये जो होते हैं वो सिस्टमेटिकली कंपाइल्ड नहीं होते हैं। मतलब एक कोडिफाइड वो होते हैं जो अरेंज होते हैं एक सीक्वेंस में, और अनकोडिफाइड वो होते हैं जो सीक्वेंशियल नहीं होते या उनमें कुछ जो टॉपिक्स होते हैं या जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उन पे साइलेंट होते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि सर्टेनिटी है, स्पष्ट है और क्लियर है, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन है हर जगह,
एक जैसा लागू होता है। और जब लिखा हुआ होगा कोई चीज़ क्लियर होगी तो वो सिचुएशन के जैसे अमेंड भी की जा सकती है। डिसएडवांटेज यही है इसके कि रिजिड हो सकता है। मतलब जैसे इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम्स अलग हैं, साउथ की प्रॉब्लम्स अलग हैं, सेंट्रल की एंड झारखंड वाला बेल्ट अलग हुआ, और ये जो नॉर्थ वाला बेल्ट है वो अलग हुआ, और इधर वेस्ट साइड अलग प्रॉब्लम्स है। तो ये हो सकता है कि जो सारी प्रॉब्लम्स है उनको ठीक तरीके से एड्रेस ना कर पाए। और समटाइम्स ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस भी होता है, क्योंकि जो जैसे इंडिया में लॉ बनाने की पावर है पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट में मेंबर्स होते हैं वो किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो थोड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का भी वो हो सकता है कि बाइस भी हो सकता है। जैसे अभी रिसेंटली यूजीसी बिल आया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। अब वो जो एंड लास्ट जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है इसमें, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, मतलब लेजिस्लेशन की व्याख्या करने के लिए कोर्ट कौन से प्रिंसिपल्स को अप्लाई करती है या उसकी व्याख्या करती है, एक्सप्लेनेशन करती है। तो इसमें सबसे पहले लिटरल रूल। लिटरल का मतलब बेसिकली ये है कि जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं लॉ के अंदर, वो एज इट इज़ फॉर्म में एक्सप्लेन किए जाने चाहिए। उनको तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया जाना चाहिए कि इसका मतलब ये भी निकल रहा है, इसका मतलब ये भी निकल रहा है। जैसे इसमें एक इम्पोर्टेंट केस है, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस मथाई वर्गीस। उसमें कोर्ट ने कहा था कि शब्दों को उनके सामान्य और प्राकृतिक अर्थ, जो उनका बेसिक मीनिंग है, उसके द्वारा समझना चाहिए, ना कि उनका कोई ऑल्टरनेट मीनिंग पे फोकस नहीं करना चाहिए। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है गोल्डन रूल। इफ लिटरल मीनिंग लीड्स टू एब्सर्डिटी, अगर लिटरल मीनिंग से, मान लीजिए कि लिटरल मीनिंग से उस लोग की जो एक्सप्लेनेशन है वो असंगत हो जाए, इरेशनल हो जाए, तो कोर्ट में मॉडिफाई द मीनिंग टू अवॉइड इनजस्टिस। तो उसको कोर्ट मॉडिफाई कर सकती है जिससे अन्याय ना हो। इसके बाद में इसी में जैसे सेगमेंट में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझना चाहिए तो केशवानंद भारती केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रिंसिपल डिराइव किया था, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये जो कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, अदरवाइज द रीजन बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन विल डिफीटेड। मतलब अगर उनको अमेंड कर दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो रेलेवेंस है या उसके ऑब्जेक्टिव हैं वो डिफीट हो जाएंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट रूल है इसमें है मिसचीफ रूल। दोष नियम, ओरिजिन थ्योरी हेड-ऑन्स के केस से हुई थी। कोर्ट एग्जामिन द डिफेक्ट और मिसचीफ द स्टैट्यूट इंटेंडेड टू रेमेडी। न्यायालय यह देखता है कि अधिनियम किस दोष या समस्या को दूर करने के लिए बनाया गया। मान लीजिए कि कोई लॉ है जिसका टाइटल एक्स वाई जेड है, एंड अब जब उसके सब्सटेंस को देखते हैं, उसको जब अप्लाई करते हैं, तो कोर्ट ये देखता है कि एक्चुअल में जो ये इस नाम को लेके ये जो लो आया है, ये इसको एड्रेस करता भी है या नहीं करता है, इस डिफेक्ट को ये ठीक कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद में रूल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ स्टैट्यूट शुड बी इंटरप्रेटेड इन हार्मनी। अगर मान लीजिए कि इसको ऐसे समझिए, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन को, जैसे एक रूल है,
इधर रूल 2, इधर रूल 1। अब रूल 1 में कुछ ऐसा है कि एआई, जैसे लेट्स टॉक अबाउट एआई टेक्नोलॉजी, इसके बारे में कुछ चीज़ें दे रखी। रूल 2 है एआई स्पेसिफिक एक्ट। तो जब एआई से रिलेटेड अगर कोई मैटर होता है, तो हुआ, इन फ्यूचर होता है, तो दोनों एक्शन में आएंगे। तो उसके बाद में ये नहीं है कि ये वाला रूल अप्लाई कर किया जाए टोटली, या ये वाला किया जाए। कोर्ट कहती है कि दोनों की जो चीज़ें हैं उनको इस तरीके से इंटरप्रिटेट या व्याख्या करने करें कि इसके वो बैलेंस बनाया जा सके। उससे क्या है कि जो लॉ का एजेंडा है वो डिफीट नहीं होगा, और इन द एंड लॉ का एक ही मोटिव है, जस्टिस। ना कि ये इस चीज़ को डिसाइड करना कि ये सुपीरियर लॉ है, ये ये इंफीरियर है। दोनों लॉ सेम अथॉरिटी ने बनाए हैं, तो सेम इफेक्ट रखते हैं। तो ये हो गया अपना हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। इसके बाद में जो लास्ट आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एडजुस्टम जेनेरिस। एडजुस्टम जेनेरिस सिद्धांत, जनरल वर्ड्स फॉलोइंग स्पेसिफिक वर्ड मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन लाइट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड। जैसे कोई जनरल वर्ड है और उसके बाद में स्पेसिफिक वर्ड है किसी टर्म्स को लेके, तो ये जनरल वर्ड्स हैं। इन जनरल वर्ड्स को एक इंडिपेंडेंट नहीं देखा जाएगा, इनको देखा जाएगा स्पेसिफिक वर्ड्स की लाइट में कि ये यहाँ क्यों यूज हुए हैं। अदरवाइज फिर वो एक्सप्लेनेशन दूसरा निकल जाएगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए। तो इन सब की जो, ये तो सारे प्रिंसिपल्स थे, उनके आधार पर लॉ को कोर्ट एक्सप्लेन करती है जैसे सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो इसके बाद में जो इम्पोर्टेंस है स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन की, वो क्यों है? जस्टिस को इंश्योर करना है, वही लॉन्ग टर्म गोल लॉज का क्यों इम्प्लीमेंट हुए हैं फॉर जस्टिस, ये तो रहने वाला ही है। एम्बिग्यूटी, स्पष्टता, क्लियरिटी आती है इससे, क्लैरिटी आएगी। मेंटेन्स लेजिस्लेटिव इंटेंट, लेजिस्लेटिव की इंटेंट को सही डायरेक्शन में रखता है। उनको पता है कि कोई लॉ अगर गलत इंटेंशन से बनाएंगे तो फिर उसको जुडिशरी फिर अपने तरीके से एक्सप्लेन करेगी। सही है या गलत है वो जुडिशरी का काम है, या उसके कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो सोशल वेलफेयर के विरुद्ध जा रहे हैं। जैसे फार्मर्स का बिल आया था, उसको भी अमेंड करना पड़ा था। तो ये सब हो गए इसके एडवांटेज। तो लास्ट में देखते हैं जो हेड ऑन्स का केस था, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मिस्चुअल ऑफ इंटरप्रिटेशन फैक्ट के द इशू वाज टू हाउ टू इंटरप्रेट statutes relating to property dispute the court had determined। तो लेजिस्लेशन, अगर बात करें इसको कंक्लूड करते हैं आज के इसको, तो लेजिस्लेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। क्योंकि पहले जो थे एंशियंट टाइम में वो श्रुति स्मृति थे, और अभी के टाइम में जो लेजिस्लेशन है वो प्राइमरी सोर्स है, सबसे पावरफुल सोर्स है। हाउएवर proper statutory interpretation is essential to ensure that the laws applied fairly and effectively। तो लेजिस्लेशन सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है, बट इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, और फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इसको लागू करने के लिए इसका एक्सप्लेनेशन सही ढंग से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद में अगर बात करें तो वो जस्टिस डिलीवर करने के लिए भी
एक लॉ का या लेजिस्लेशन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में अपन ने पढ़ा मीनिंग, फिर डेफिनेशंस, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, देन क्लासिफिकेशन, फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, और फिर प्रिंसिपल्स। तो लेजिस्लेशन के सारे डायमेंशंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो जूरिस्प्रूडेंस का चैप्टर होने वाला है वो कोडिफिकेशन, उसके बारे में भी कम्प्लीटली ऐसे ही बात करने वाले हैं। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।